अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमार तुफैल भाई और आज की जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप्स इन यूरोपियन कंट्रीज। सबसे पहले अमार भाई, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन ओवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनेद, बहुत शुक्रिया यार आपका इनवाइट करने के लिए। मैं असल में आपके लाइव शोज़ वगैरह देख रहा था और माशाल्लाह काफ़ी अप्रिशिएटेबल चीज़ है जो आपने स्टार्ट की है। मुझे मेरे मीडिया क्लब के दिन याद करवाए हैं थैंक यू। आपने और होपफुली आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन। इससे पहले मैं आपको हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कराएं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उमार तुफैल भाई इनोवेशन के हवाले से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहचाने जाते हैं। जामिया ज़रिया फैसलाबाद में आपने मीडिया क्लब का जो है इनिशिएटिव लिया और ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया बल्कि बताया कि हम इस तरह जो है यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए यूनिवर्सिटी को एडवर्टाइज करने के लिए और यूनिवर्सिटी का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए स्टूडेंट जो है वो इस लेवल पे वॉलंटियर किरदार अदा कर सकते हैं। तो अमार भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को कराएं ताकि हम अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर सकें। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया। असल में मेरा जो बैचलर्स है, मतलब ज़ाहिर बात है कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फैसलाबाद से है। मैं फैसलाबाद से हूँ और मैंने फिर एफएससी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद से की, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। खैर, दिस इज़ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन इसे मैं शॉर्ट करते हुए ये कहूँगा कि उसके बाद मैं बैचलर्स करने के लिए एग्रीकल्चर में सरगोदा चला गया। तब उस कॉलेज का नाम था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे बैचलर किया। उसके बाद मास्टर्स में मैं यूएफ में एडमिशन हो गया मेरा। नस्ट में भी हुआ था, लेकिन मैंने प्रेफर किया यूएफ को, क्योंकि मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट बाय बाइक यूनिवर्सिटी पड़ती थी, तो मैंने कहा दिस यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद जो है मैं पीएचडी के लिए काफ़ी जगह इंटरनेशनली मतलब अप्लाई करता रहा। ताइवान में अप्लाई किया, चाइना में अप्लाई किया और इतनी एप्लीकेशंस दी कि मेरे करियर में मैंने अभी तक पीएचडी की ऑलमोस्ट मोर देन 199 एप्लीकेशंस फाइल की हैं, जिनके फ़ोल्डर्स, एसओपीज़ ओहो। और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। और कभी मैं जब मतलब अपनी पुरानी जो एफर्ट्स हैं वो याद आती हैं, तो उसे मैं दोबारा रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी कहाँ से स्टार्ट मैंने किया था और कहाँ कहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, और मैं अपनी इम्प्रूवमेंट्स देखता हूँ। तो फिर मैं मतलब पीएचडी के लिए पहले मैं ताइवान चला गया। स्कॉलरशिप बहुत कम था, तो स्कॉलरशिप कम होने की वजह से मैंने ये नहीं सोचा कि यार ताइवान में स्कॉलरशिप कम है, पैसे कम मिलेंगे। मैं चला गया वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोज़र के लिए, लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि ताइवानीज़ खुद जाने को फिर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, लाइक यूएस में, ठीक लाइक है। यूरोप में। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। मैंने फिर फुलब्राइट को टारगेट किया और दुनिया के जो प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं, फुलब्राइट उसमें एक है, एरिस्मस मुंडस एक है, वेनियर कनाडा का स्कॉलरशिप है, और इस तरह के काफ़ी स्कॉलरशिप हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैरी क्यूरी स्कोलगोस्का एक्शंस आईटीएन का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई आफ्टर अप्लाइंग फॉर मोर देन लाइक 65 पोजीशंस, जिनमें मैं 2 के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ और दोनों में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो खैर, ये मैरी क्यूरी का माशाल्लाह स्कॉलरशिप जबर। काफ़ी अच्छा है। इसकी डिटेल मैं अभी फर्दरमोर आपको बताऊँगा क्या चीज़ है। तो ये मेरा सारा करियर है। अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ अपनी पीएचडी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया अपनी पीएचडी के दौरान। काफ़ी सारे विज़िट्स भी किए हैं, रिसर्च विज़िट भी किए हैं, और अभी कैरी कर रहा हूँ इंशाल्लाह पीएचडी थीसिस जल्दी सबमिट करवा दूँगा। जी। अमार भाई, मैंने आपके लिए ना क्वेश्चन कह लें जो तैयार किया था उसमें कुछ मेजर के हवाले से भी जो है ना क्वेश्चन थे, लेकिन वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम नेक्स्ट कोई सेशन अरेंज करेंगे। तो अभी मैं जी। आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एमफिल आपने किया तो उसके बाद किस चीज़ ने आपको फैसिनेट किया कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है हंट करना चाहिए, और कौन कौन सी फेजेस थी जिनको आपने फेस किया? यार मास्टर्स मेरा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मास्टर मेरा जो था ना वो जून के लास्ट में हो गया हम्म, था। ठीक है? जून जुलाई के लास्ट में ना ठीक है। तकरीबन, वो सबमिट करवा के वाइवा शाइवा दे के, मतलब जो सितंबर का महीना आता है 2016 में, 2015 में मेरा मास्टर हो गया। तो तब से मैंने ना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया पीएचडी के लिए। उसकी वजह ये थी कि जॉब एक तो पाकिस्तान में है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग की है। सेकेंडली ये है कि अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो हम्म, आप अपना रिसर्च करियर नहीं बना सकते।
तीसरी चीज़, अगर आपने दुनिया को विज़िट करना है और दुनिया का रिसर्च एक्सपीरियंस लेना है दुनिया में डिफरेंट लेबोरेटरीज़ का, तो आपको रिसर्च करियर जॉइन करना पड़ता है। और रिसर्च करियर के लिए पीएचडी मस्ट चीज़ है। ठीक है। पीएचडी पाकिस्तान से करना, मैंने एक्चुअली एनरोल करवाई थी पीएचडी यूएएफ में, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मतलब मुझे स्कॉलरशिप जैसे मिल गया ताइवान में, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो पीएचडी करना मेरा एम बन गया था तब, कि मैंने अगर रिसर्च करनी है तो पीएचडी ज़रूर करनी है। तो इसी चीज़ ने फ़ैसिनेट किया कि ठीक मैं है। दुनिया विज़िट करना चाहता था और देखना चाहता था कि अगर पाकिस्तान में रिसर्च इस लेवल की है, तो बाहर के ममालिक में लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसी है रिसर्च। और फिर इनोवेशन की बात आ जाती है। इनोवेशन रिसर्च के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकती। और पाकिस्तान में ठीक है। हमारी जो लैब्स और प्रोजेक्ट हैं, वो हमें मतलब एक किस्म का मैं कहूँगा कि अलाउ ही नहीं करते कि हम कोई इनोवेटिव काम कर सकें। इवन दो मुझे काफ़ी लोगों की सपोर्ट थी, मैं कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेके गया लैब में अपनी में, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन फंडिंग की वजह से कुछ आइडियाज़ मैं नहीं उन्हें बरोए-कार नहीं ला सका। तो मेरा प्लान यही था कि पीएचडी के दौरान मैं इन आइडियाज़ को फर्दरमोर आगे लेके आऊँगा और उन पे काम करूँगा, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया। हुँ, हुँ। माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप अचीव भी करेंगे, क्योंकि हमने भी जब आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में देखा तो जिस तरह की आपने इनोवेशंस यूनिवर्सिटी में स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सर्विसेज आपने ना सिर्फ इम्प्लीमेंट की, बल्कि उनका एक कह लें कि फ्रूटफुल जो है ना रिजल्ट, और हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है स्पेशली उनके बेनिफिट्स के लिए बहुत से बोल्ड स्टेप आपने उधर लिए। तो अमार भाई, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को ओवरव्यू दे दें यूरोपियन कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप के हवाले से, कौन-कौन से स्कॉलरशिप पे कौन-कौन से डिपार्टमेंट वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि बाकायदा जो डिटेल है वो आपसे बाद में जान सकें। जी, जुनैद, असल में सबसे पहले मैं तो ये बात करूँगा कि मुझे अभी भी याद है कि मैं वाईपीडीसी का प्रेज़िडेंट था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। ये तो उसमें मैं वर्कशॉप कंडक्ट करवाई थी हमारी टीम ने, जिसमें स्कॉलरशिप गाइडलाइंस को मेनली हमने हाइलाइट किया था। तो हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट 500 पार्टिसिपेंट से 2 बैचेज़ के, मतलब सुबह से दोपहर तक एक था सेशन और एक शाम को था। तो उस हुँ, बैच हुँ। के दौरान मेरा एक क्वेश्चन था कि कौन-कौन आप में से बाहर स्कॉलरशिप पे जाना चाहता है? तो सभी ने हाथ खड़ा हुँ, किया, हुँ। मैं जाना चाहता हूँ, मैं जानी चाहती हूँ, तो लाइक दैट। तो हाँ, मैंने हाँ। उनसे पूछा कि यार अभी बताओ कि जिनके पास पासपोर्ट है, तो यकीन मानो जुनैद, आधे से ज़्यादा लोगों के पास पासपोर्ट नहीं था। लाइक आई ठीक है। मीन, बंदो आप बाहर जाने की सोच रहे हो, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वीज़ा किस पे लगवाना है आपने? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं बाहर जाने के लिए या स्कॉलरशिप गेन करने के लिए, उनको पूरा करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक हैं वो ठीक बनवाओ। है। फिर आधे लोगों के हुँ, पास हुँ। डिग्रीज़ नहीं थी और अटेस्टेड नहीं थी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ख़ैर आज जो मैं सारा ओवरव्यू करूँगा स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि एक तो ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, एक और सेकंडली लोग एग्रेरियन ज़्यादा इसमें हैं, तो मैं उनको बताऊँगा कि आपने हंट कैसे करना है स्कॉलरशिप को। सबसे पहली चीज़, बहुत अभी शु अगर मैं सॉइल साइंसेज़ में मेजर मैंने किया है, तो मैं सर्च करने लग जाता हूँ सीधा जाके गूगल पे लिख के सॉइल साइंस पीएचडी स्कॉलरशिप्स। ऐसे यार कभी नहीं आता। आते होंगे, मतलब सॉइल साइंस पीएचडी स्कॉलरशिप्स आ जाएँगे, लेकिन टारगेटेड नहीं आएँगे। आप देखें कि हुँ, आपका हुँ। मास्टर्स की रिसर्च किस चीज़ में है, या अगर आप मास्टर को स्कॉलरशिप देख रहे हैं, तो आपकी बैचलर्स की रिसर्च किस चीज़ में है। उसको देखते हुए आप अपने स्कॉलरशिप को हंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा काम था बैक्टीरिया पे, माइक्रोबायोलॉजी में, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं हमेशा जब भी सर्च करता था कीवर्ड्स को यूज़ करके करता था, ठीक है? तो आज मैं आपसे शेयर करूँगा डिफरेंट सर्च इंजन्स, क्या आप सर्च कैसे कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स। और जो बंदे बार-बार पूछते हैं कि यार रिक्वायरमेंट क्या है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो आज मैं बेसिक लिस्ट भी बता दूँगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है? तो जब आपके पास वो प्रिपेयर्ड होंगे, फिर उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप कैसे और कब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? हुँ, हुँ। पहली चीज़ अपने माइंड में रखें कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कोई भी है जो प्रेस्टिजियस है, उसकी कोई भी फ़ी नहीं होती। कभी भी कोई फ़ी पे ना करें। सेकंडली, कभी भी कोई कंसल्टेंट हायर ना करें। थर्ड, कभी भी आप किसी के कहने पे रुक ना जाएँ कि यार ये स्कॉलरशिप तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है, हमें टाइम ज़ाया करना है। क्या टाइम ज़ाया करना है एप्लीकेशन पे? मोस्टली 30 टू 60 मिनट लगते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मास्टर्स के स्कॉलरशिप कौन-कौन से हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद डिस्कस ठीक है। करेंगे ये पीएचडी के स्कॉलरशिप्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो मैं यूरोपियन ठीक है। जो मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, एरिस्मस मुंडस इसका पहला नाम था, अभी इसे एरिस्मस प्लस कह दिया गया है। तो उसमें एग्रेरियंस अपने टॉपिक्स कैसे सर्च कर सकते हैं, उस पे मैं आपको लेके चलता हूँ।
तो जुनेद अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है? ठीक है। तो हम्म। ताकि सब लोग देख सकें। आई होप कि आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, मैं लिंक अभी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने लगा हूँ, तो आप ये लिंक वहाँ पे देख सकते हैं। इस लिंक की बेस पे आप सर्च आउट कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ आप फॉलो भी कर सकते हैं इसे, ठीक है? मैंने कमेंट सेक्शन में ये लिंक पेस्ट कर दिया हुआ है। अभी ये EMJMD कैटलॉग है, एरिस्मस प्लस या एरिस्मस मुंडस का कैटलॉग है, जो यूरोपियन स्कॉलरशिप्स हैं। इसकी वर्थ क्या है? तकरीबन 1200 से 1400 यूरो पर मंथ आपको ये देते हैं। आपकी रिटर्न टिकट आपको देते हैं, आपकी जो डिफरेंट किस्म की अकोमोडेशन और आपकी जो लॉजिंग फ़ी है वो भी आपको पे करते हैं। तो ये काफ़ी एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है। अगर सिर्फ आपका मंथली अलाउंस की कैलकुलेशन करें तो आपको आज के यूरो के रेट के हिसाब से तकरीबन 2,30,000 रुपये पाकिस्तानी पर मंथ मिलते हैं मास्टर्स करते हुए, ठीक है? फिर मोबिलिटी जो है वो भी वो आपको पे करते हैं। मोबिलिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ योर लाइक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो इस स्कॉलरशिप में मोस्टली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं। लाइक एक कंट्री से एक यूनिवर्सिटी होगी, फॉर एग्जांपल जर्मनी से एक यूनिवर्सिटी है, दूसरी इटली से है, तीसरी नॉर्वे से है, चौथी टर्की से भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट किस्म के कंट्रीज मिल के इसका प्रोजेक्ट लिखते हैं और उसमें आप अप्लाई करते हैं। होपफुली आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है? फील्ड ऑफ स्टडी है, फिर कंट्री कौन-कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी इन्वॉल्व है, तो यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेन पेज पे जाके विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फिल्टर हियर, आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल F, फाइंड ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा प्लांट, ठीक है? कीवर्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चर का प्लांट है, एग्रीकल्चर है, सॉइल है, आपके डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में सर्च आउट कर रहे हो, ठीक है? तो आप जैसे ही देखते हो ये यहाँ पे आ जाएगा, सही है? तो इसमें दो किस्म के स्कॉलरशिप है, एक एरिस्मस मुंडस मास्टर प्रोग्राम फॉर प्लांट ब्रीडिंग का है, ठीक है? और सेकेंडली प्लांट हेल्थ से रिलेटेड है। तो जो लोग प्लांट हेल्थ में अगर आप इसको फर्दर मोर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले मैं जाता हूँ प्लांट ब्रीडिंग में, ये मोस्ट स्पेसिफाई हो गया प्लांट ब्रीडर्स के लिए, ठीक है? लेकिन इसमें फर्दर जाके आपकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होना है, ग्रांट इसकी कितनी है, कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, ये साइट पे आप देख सकते हैं, ठीक है? ये नॉर्वे की है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, स्पेन की यूनिवर्सिटी है, ठीक है? और टर्की की भी है। ये 4 यूनिवर्सिटीज की डिग्री आपको मिलनी है इस मास्टर प्रोग्राम में, ठीक है? 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है और प्लांट ब्रीडिंग में है। तो आप यहाँ पे ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप इस पे जाके इसकी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये मास्टर यहाँ से आप सर्च करेंगे तो इसकी आगे एक वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है? तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल है, कौन-कौन से अभी इनके एलुमनाई हैं, डेट क्या है अप्लाई करने की, कॉल फॉर एप्लीकेशन क्या है, ये आप देख सकते हैं। 2020 से 22 की जो कॉल ऑफ एप्लीकेशन है वो ये है, अभी ओपन है, ठीक है? तो आप 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप जाके इस पे एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। फर्दरमोर इस पे क्लिक करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इनके जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो क्या-क्या हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारी ऐसी भी होंगी जिनकी डेट्स गुज़र चुकी हैं, तो आप ये अपने टारगेट में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी डेट गुज़र गई है तो ये जनवरी आने वाले में इसकी दोबारा डेट्स अनाउंस हो जाएँगी। तो ये सिलेक्शन इनकी 3-4 माह में हो जाती है और आप 5वें माह में वहाँ पे जॉइनिंग दे देते हैं, ठीक है? वीज़ा प्रोसेस इनका बहुत स्पीडी होता है जब आपके पास एरिस्मस होता है और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर मैं मेन पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे जाते हैं जी प्लांट हेल्थ पे, यूरोपियन मास्टर फॉर प्लांट हेल्थ। ये एक ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं। इटालियन है, ठीक है? फिर ये मॉन्टपेलियर फ्रांस का 1, 2, 3 फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स हैं और चौथी ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी है। प्लांट हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मेन एक कोऑर्डिनेटर होता है किसी भी एरिस्मस प्लस के प्रोग्राम का, लाइक यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निका दी वेलेंसिया, ये स्पेन की यूनिवर्सिटी है, ये इसमें इन्वॉल्व है मेन कोऑर्डिनेटर की बेस पे, ठीक है? तो आप हर यूनिवर्सिटी में एक आधा सेमेस्टर जो है वो गुज़ारते हो और आपको हर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है इसमें। फिर सेम यही है, इस पे आप वेबसाइट नीचे दी होती है, उस पे जाके क्लिक करिए, सारी गाइड्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं,
डेडलाइंस क्या है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। मोस्टली प्लांट हेल्थ में सिर्फ डिजीजेज नहीं आती, प्लांट पैथोलॉजी वाले नहीं आते, इसमें आप सर्च आउट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के अदर मेजर, मतलब अगर मैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम बैक्टीरिया के साथ प्लांट की हेल्थ को इम्प्रूव करना है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के थ्रू, तो भी इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपका बैचलर्स अगर किसी भी इससे थोड़ा सा भी रिलेट करता है, इसकी डिटेल में जाके जब आप पढ़ेंगे प्लांट हेल्थ के प्रोजेक्ट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एंटोमोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं। तो आप मीन्स इसमें सारी चीज़ें आपने खुद सर्च आउट करनी है कि इनका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है और ये इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? ये सिलेक्शन सेल्फ फंडेड स्टूडेंट भी इसमें मतलब ये सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट में। मैं अगर डिटेल में जाने लग गया तो एक प्रोजेक्ट को कम से कम 1 घंटा लग जाएगा बताने के लिए, तो मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने ये प्लांट का कीवर्ड यूज़ किया था, तो ये आ गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सॉइल लिखता हूँ, ठीक है? तो आप देखोगे सॉइल की 2 हैं मास्टर्स। सबसे पहला मैं देखता हूँ EMISS, ये इनका एक्रोनिम होता है एरिस्मस प्लस के प्रोग्राम का, और ये एरिस्मस मुंडस मास्टर इन सॉइल साइंस। इस पे आप क्लिक करो, ठीक है? जाते हो यहाँ पे तो ये यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज की इसमें यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं, जॉर्डन की भी है, टर्की की भी है। मीन्स आप जब आप इसमें जाके देखेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज सारी ये मिल जाएंगी। ये आपके सामने कंट्री फ्लैग है, टर्की है इसमें, रशियन फेडरेशन भी है, पोलैंड भी है इसमें, बुल्गारिया भी है और जॉर्डन भी है। तो 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं और उनकी ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं, और टर्की के 5 यूनिवर्सिटीज के आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, और इस मास्टर्स की वैल्यू पूरी दुनिया में बहुत हाई है। तो इसी तरह ये अभी प्रोजेक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये दोबारा आएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसी पेज पे जाके आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप जैसे कैटलॉग इनका अपडेट होता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? फिर मैं आता हूँ एक और जगह पे, इंटरनेशनल मास्टर्स ऑफ सॉइल साइंस इन सॉइल्स, इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंसेज इन सॉइल्स एंड ग्लोबल चेंज। इस पे क्लिक करके देखते हैं, तो इसमें भी ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी देखें, इसमें मास्टर ऑफ साइंस इन सॉइल्स, तो सॉइल साइंस तो इसमें आ जाएगी। साथ में ग्लोबल चेंज, मेन आपके एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दरमोर अगर आप इसकी डिटेल्स सारी पढ़ेंगे तो आपके इनके क्रेडिट आवर्स, यूनिवर्सिटीज़ में क्या-क्या आपने पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में मिल जाएँगी। इस इवन कि यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप्स कितने हैं, ठीक है? तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ इस वेबसाइट पे और आप ये सब कुछ सर्च आउट कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा जाता हूँ मेन पेज पे, ठीक है? तो ये मैंने सॉइल को देखा था। अब एग्री लिखता हूँ, ठीक है? ये देखें, ये अभी एक एग्रीकल्चर फूड एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस AFEPA, ये इस पे एक मास्टर्स की एरास्मस प्लस की डिग्री है, ठीक है? उस पे जाएँगे तो ये 4 कंट्रीज़ हैं इसमें, अगेन जर्मनी, स्वीडन, इटली एंड बेल्जियम, ये 4 कंट्रीज़ हैं। और आप इस पे क्लिक करें बाकायदा जाके, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके अगर रिसर्च से रिलेटेड या आपकी स्किल्स या आपके जो आपने कोर्स कंटेंट्स पढ़े हैं बैचलर में, उससे रिलेटेड कोई आपको चीज़ लगती है इस मास्टर में, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें, डिग्री आपकी एग्रीकल्चर साइंस है, तो जहाँ पे भी एग्रीकल्चरल का नाम आ जाएगा तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन आपकी ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने जो है वो आपने कंटेंट्स इससे रिलेटेड पढ़े हुए हैं, कोर्स कंटेंट्स बैचलर्स में, ठीक है? तो ये आप इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख लेंगे वो एप्लीकेशन प्रोसीजर, सारा कुछ क्राइटेरिया, सारा कुछ इस पे डिफाइंड होता है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी अगेन। सही है। तो आप एरिस्मस प्लस के प्रोग्राम्स को यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये तो था जी मास्टर्स का, ठीक है? यूरोपियन मास्टर्स का। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मास्टर्स भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है आपका तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी मतलब आपके बैकग्राउंड है, आईटी से है, बिग डाटा से है, एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक केमिस्ट्री या अदर चीज़ों से, मतलब जिसके साथ भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ आती है, यूरोपियन मास्टर इन बायो रिफाइनरी। अगर आप इसको देखें तो रिफाइनरी के जो मास्टर्स हैं वो इसमें हो सकता है। तो मोस्टली केसेस में अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल बायो फर्टिलाइज़र्स पे काम किया हुआ है और उसको पता है कि कैसे चलते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट, कैसे चलता है, या किसी ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, अपस्केलिंग की है किसी प्रोडक्ट की बैचलर्स में, तो वो भी ऐसे मास्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से मास्टर किया हुआ है किसी चीज़ में तो फिर भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। तो मैं एरिस्मस प्लस को यहीं पे छोड़ता हूँ। इसका लिंक मैं दोबारा से कमेंट में पेस्ट कर देता हूँ अगर किसी को नहीं मिला हुआ। तो जैसे मैंने इस चीज़ को
ये मैंने कमेंट्स में दोबारा इसका लिंक पेस्ट कर दिया हुआ है, होपफुली आप इसके लिंक को देख सकेंगे। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यूरोपियन स्कॉलरशिप से हट के, क्योंकि ताइवान में मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो मैं ताइवान के जो है प्रोजेक्ट उसमें बात करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बैचलर्स से डायरेक्ट पीएचडी का बहुत क्वेश्चन करते हैं कि मैं पीएचडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बैचलर्स के बाद या नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं, और पीएचडी डायरेक्ट मास्टर्स के बाद तो हो जाती है, एमफिल जो हमारा होता है एग्रेरियन का, तो उसके लिए स्कॉलरशिप है टीआईजीपी, ताइवान का स्कॉलरशिप है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो होती है अप्लाई करने की हर साल 31 जनवरी होती है। ठीक है, और ये पीएचडी का स्कॉलरशिप देते हैं, अच्छी अमाउंट मिलती है इसकी, ऑलमोस्ट 1,20,000 पर मंथ ये देते हैं, और बंदा सारे खर्चे वगैरह करके 80,000 पर मंथ बचा सकता है। ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। अगर किसी को डायरेक्ट पीएचडी करनी हो बैचलर्स के बाद तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट है रिसमस में भी और टीजिप में भी, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आपको लास्ट पे बताऊंगा वो काम कर जाती हैं, जो सी हम प्रिपेयर करेंगे। फिर मैं आता हूँ जी पीएचडी स्कॉलरशिप की तरफ। अभी हम मास्टर्स की बात नहीं करेंगे, बैचलर्स की बात नहीं करेंगे, हम पीएचडी स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। पीएचडी स्कॉलरशिप में जैसा कि मैं अभी जर्मनी और इटली दो कंट्रीज़ में पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, और मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट है, मैरी स्कोल्डोस्का क्यूरी एक्शंस। ये क्या होता है, इससे रिलेटेड हम कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो मैं आपको अभी एक वीडियो के थ्रू बताता हूँ। होपफुली आप इसका साउंड भी सुन सकेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं वीडियो अपनी ऑन करता हूँ, ये वाली, ये तकरीबन 10 मिनट की वीडियो। इसमें मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस जो हैं उसके बेनिफिट्स और ये होती क्या है इसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। होपफुली इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें सर्च कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली बता दीजिएगा। Assalamu alaikum Marie Curie PhD seekers, and welcome to the very first video of Marie Curie PhD Guide with your host Ammar Tufail. So let's start. First video is about why should you apply for a Marie Curie PhD project. We can also call this as Marie Sklodowska-Curie Actions PhD project or MSCA ITN. There are three types of Marie Curie ITN projects. The first type is ETN, European Training Network. इस टाइप में 3 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना होता है डिफरेंट कंट्रीज। The second one is EID, European Industrial Doctorate, और उसमें एटलीस्ट जो वन कंसोर्शियम पार्टनर होता है वो इंडस्ट्री होनी चाहिए, नॉन एकेडमिक सेंटर। EID में आपको एटलीस्ट 50% ऑफ योर पीएचडी जो है वो नॉन एकेडमिक सेंटर में यानी इंडस्ट्री में गुजारना पड़ती है एटलीस्ट। इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। एंड द थर्ड वन इज EJD, यूरोपियन ज्वाइंट डॉक्टरेट। इसमें जो है ज्वाइंट डॉक्टरेट भी मिल सकती है आपको, 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है एटलीस्ट 30% ऑफ योर टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है एक नॉन एकेडमिक सेंटर में। तो ये 3 टाइप हैं यूरोपियन मैरी क्यूरी पीएचडी की। तो जब भी आप अप्लाई करें तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी टाइप में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो रिसर्च है, क्योंकि जब भी हम किसी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स को देख के जाते हैं। तो रिसर्च का लेवल हाई है, क्योंकि आपको सिलेक्ट करने से पहले आपके सुपरवाइजर्स इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। टॉप रैंक रिसर्च प्रपोजल सिलेक्ट होते हैं इसके लिए, और 2 से 3 इंस्टीट्यूट इसमें इंक्लूड होती हैं प्रोजेक्ट में। और फिर 1 साल बाद जब उनको फंडिंग मिल जाती है फिर वो इस पीएचडी पोस्ट को एडवर्टाइज करते हैं ताकि हम लोग अप्लाई कर सकें। सेकेंड पॉइंट इज सैलरी। बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, सैलरीज आर रियली हाई, लेकिन डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सा है आपका, जहाँ पे आप 3100 यूरो पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट 600 यूरोज ऑफ मोबिलिटी अलाउंस, एंड इफ यू आर मैरिड यू विल गेट 500 यूरोज ऑफ फैमिली अलाउंस। मैं आपको इतना आइडिया दे सकता हूँ कि 1900 यूरोज से लेके 2500 यूरोज तक जाती है। देन ट्रैवलिंग, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है मैरी क्यूरी पीएचडी का, इसमें आप ट्रैवल करते हो different countries within the Europe and outside the Europe.
सो ट्रैवलिंग जो है इसमें मस्ट होती है और लिखा होता है एडवर्टीजमेंट में कि आपने ट्रैवल करना ही करना है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपने 1.5 साल जो है वो एक कंट्री में रहना होता है और 1.5 ईयर आपने दूसरे कंट्री में रहना होता है, या कुछ ऐसा होता है कि जिसमें आपने 1.5 साल एक कंट्री में रहना होता है, फिर 6 माह एक कंट्री में, फिर वापस आके, बट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप इसमें एट अ टाइम स्टूडेंट भी होते हैं, आप एम्प्लॉय भी होती हैं, क्योंकि ये कंसोर्शियम बेस्ड पीएचडी प्रोजेक्ट होते हैं, मोस्टली अप्लाइड होते हैं इंडस्ट्री के साथ। तो आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में या एक कंपनी में आप एम्प्लॉयड होते हैं, एंड देन आप एक यूनिवर्सिटी में एज ए पीएचडी स्टूडेंट भी इनरोल होते हैं। सो आप स्टूडेंट्स के भी जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं विद इन दैट कंट्री, और आपको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो एज ए रिसर्चर। काफ़ी मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी मिलती है, तो आप दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। देन विल टॉक अबाउट ईयू ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड जो है डिपेंड करता है क्योंकि इसमें सैलरीज काफ़ी हाई होती हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज में डिपेंड करता है कि आपको ईयू ब्लू कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। इन जर्मनी यू कैन गेट ईयू ब्लू कार्ड वेरी इजीली, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एम्प्लॉय होते हैं तो आप टैक्स भी पे करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में टैक्सेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 45% आपके टैक्सेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपकी सैलरीज जो हैं वो उसी हिसाब से कंट्री कोफिशिएंट फैक्टर्स को कैलकुलेट करके सैलरीज काउंट होती हैं। तो मोर और लेस आपको 1900 के करीब ज़रूर मिलता है। देन आता है जी नेटवर्किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो, वो समर स्कूल हो सकते हैं, वो कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, वो डिफरेंट अदर वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, कोई इंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग हो सकती है, जो कुछ आपके करियर डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड होगा, आप उसमें जाओगे तो आप नेटवर्किंग के बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे जो आगे हेल्पफुल होते हैं पोस्ट डॉक लेने के लिए भी, और आपको डिफरेंट रिसर्च कम्युनिटी जो आपके फील्ड के अंदर है उनके साथ कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए। देन ये अप्लाइड रिसर्च होती है। कीप इन माइंड ये बेसिक रिसर्च नहीं होती। मोस्टली जो मैरी क्यूरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं विद इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ योर मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट यू हैव टू फुलफिल सम वर्क पैकेजेस और प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ मिल के काम करना पड़ता है। तो ये मोस्टली जो होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च होती है। इसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और दुनिया में माना जाता है। अगर आप यूरोप में आपका प्लान है लॉन्ग स्टे करने के लिए पोस्ट डॉक पोजीशंस के लिए, तो आई होप अगर आप मैरी क्यूरी पे सिलेक्शन हो जाती है, आपकी मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट में आप आ जाते हैं, तो आपका फ्यूचर मोस्टली सिक्योर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैरी क्यूरी पीएचडी स्कॉलर्स मतलब पोस्ट डॉक्स जो हैं उन्हें इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि आप एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप से आए होते हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप हो चुकी होती है। इसमें आप पब्लिक आउटरीच इवेंट पे भी जाते हो। फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स नाइट होती है सितंबर में डिफरेंट सिटीज में थ्रू द यूरोपियन कंट्रीज, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपनी रिसर्च के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं और आप इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये जितना भी पैसा यूरोपियन कमीशन की तरफ से आ रहा है मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट में, वो टोटली जो है वो टैक्सेशन से आता है, जो लोग टैक्स पे करते हैं। तो इनका मेन पॉइंट भी यही होता है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो लोगों को बताएं कि हम क्या रिसर्च करके हैं और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है। ये थे जी हमारी वीडियो सीरीज की पहली वीडियो। जी, तो इस चीज़ में आपने इस वीडियो में देखा कि मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट होते क्या हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे सर्च कैसे कर सकते हैं। होपफुली आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा पेज। तो सबसे पहले हम जाते हैं योर एक्सिस के सर्च इंजन पे। यहाँ पे जाके आपने, मैं ये लिंक जो है इसका मैं दोबारा से कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस लिंक पे जाके आप पीएचडी प्रोजेक्ट सर्च आउट कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन था कि आइट्स रिकमेंडेड है या रिक्वायर्ड है इन स्कॉलरशिप्स के लिए या नहीं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं कि मेरा आइट्स नहीं है, लेकिन मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट था और मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस था लीडरशिप का, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़, और मेरे पास इंटरनेशनल टूर्स भी थे और थोड़ा सा कोलेबोरेशन भी था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, जिसकी वजह से मैं आइट्स के बगैर ही इन प्रोजेक्ट्स में आ गया। तो रिसमस मुंडस के काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप आइट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन कुछ के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी कंट्री में एंटर होने के लिए आइल्स की ज़रूरत होती है, लाइक यूके में अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई जर्मनी में है तो वहाँ पे आइल्स की ज़रूरत है। अदर देन दैट, अगर आप टीजी पे अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने पहले लिंक दिया था फॉर पीएचडी और मास्टर्स, तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे भी आइल्स के बगैर गुजारा हो जाता है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, एप्लीकेशन की कोई फ़ी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। So let's begin with the Erasmus Marie Curie PhD scholarships, how we can search out। ये मैंने लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दिया है। तो ऐसा आपके पास पेज ओपन होगा। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा, ये कीवर्ड्स मैं बिल्कुल भी नहीं लिख रहा कुछ भी। रिसर्च फील्ड में जाके मैं एग्रीकल्चर साइंसेज मैंने पहले से लिंक में सेलेक्ट किया हुआ, इस पर सेलेक्ट करना है। रिसर्च प्रोफाइल फर्स्ट स्टेज रिसर्चर, ये पीएचडी के लिए है, ठीक है। सेक्टर मैं कोई भी नहीं कर रहा, इसे ऐसे रहने देता हूँ। कंट्री भी कोई नहीं मैं सेलेक्ट कर रहा। यहाँ पे मैंने H2020 किया हुआ, आप इसको भी डिसलेक्ट कर दें। तो जब मैं सर्च करता हूँ तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 129 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। इनमें से कुछ मैरी क्यूरी के हैं और कुछ जो हैं वो मैरी क्यूरी के नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीएचडी लिखते हैं, सिंपल पीएचडी। तो आप देखें कि ये सारे जो हैं पीएचडी के स्कॉलरशिप्स आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। पीएचडी फेलोशिप इन एग्रीकल्चर साइंसेज एग्रोनॉमिक्स, तो ये एग्रोनॉमी का है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मल्टीपल रिसर्च फील्ड, इसको आप ओपन करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि यूरोप में डिफरेंट किस्म की पीएचडी पोजीशंस हैं। ये जो टैग्स होते हैं ये डिफरेंट फंडिंग एजेंसी के हैं, ठीक है, तो जिन्होंने फंडिंग दी होती है। और फिर ये सॉइल एंड फूड साइंसेज में डिफरेंट पीएचडी पोजीशंस हैं, ठीक है। पीएचडी फेलोशिप इन एग्रोनॉमिक्स अगेन मल्टीपल रिसर्च फील्ड। तो आप 7 पेजेस तक इसको जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, आप यहाँ पे पीएचडी के साथ सॉइल का वर्ड लिखें। फॉर एग्जांपल अगर सॉइल साइंस में सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 9 रिजल्ट्स आपके पास आए हैं। तो आप इनमें जाके देखें, यहाँ पे सॉइल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्चर इन सॉइल हाइड्रोलॉजी, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी स्टूडेंटशिप, ये एग्रीकल्चर साइंस में यूके की पोजीशंस है, ठीक है। फूड साइंस, तो यूरेक्सिस जो सर्च इंजन है ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज की जितनी पीएचडी पोजीशंस हैं उनको हाईलाइट करता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पोजीशन को यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको, यहाँ पे पोस्ट डॉक पे आ जाएंगे तो आपने अपनी मतलब की चीज़ें यहाँ से देखनी है बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जाता हूँ ये वाली पोजीशन पे, ठीक है। क्लिक करके आप यहाँ पे देखें कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, घेंट यूनिवर्सिटी है, बेल्जियम में है। तो आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैकेंसी टाइप रिसर्च स्टाफ में आप कंसिडर होंगे, लेकिन है डॉक्टरल फेलो, मतलब पीएचडी पोजीशन है लेकिन आप रिसर्च स्टाफ में कंसिडर होंगे, ना कि पीएचडी स्टूडेंट। तो आपका जो वीज़ा होगा वो रिसर्च स्टाफ का होगा, रिसर्चर का होगा। तो पीएचडी टॉपिक भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसकी सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर योर रोल, व्हाट यू हैव टू डू इन योर पीएचडी, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। टाइमिंग है, टेंटेटिव स्टार्ट डेट है नवंबर से, ठीक हो गया। और वो उनको रिक्वायर्ड क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। हाउ टू अप्लाई, फिर यहाँ पे आप आएंगे, द एप्लीकेशन मस्ट बी सेंट विया द ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस एज अ सिंगल पीडीएफ फाइल। तो अक्सर मैरी क्यूरी पोजीशंस पे ये होता है कि एप्लीकेशन जो है वो आपने सिंगल पीडीएफ फाइल में सेंड करनी होती है। तो सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएं, सबसे पहले आप अपना कवर लेटर लगाएं, उसके नीचे आप अपनी जो है वो मोटिवेशन लेटर अगर उन्होंने मांगा हुआ है वो लगाएं। फिर उसके बाद अपना सीवी लगाएं, सीवी के बाद अपनी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट जो एचईसी से अटेस्टेड हैं या नहीं है वो लगा दें, क्योंकि एप्लीकेशन के दौरान कोई इशू नहीं है, वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको इशू होगा। तो उससे पहले पहले आप एचईसी से अपनी जो है वो डिग्रीज वगैरह टेस्ट करवा लें। फिर उन्होंने मांगा है कि एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है, सिंगल पीडीएफ फाइल भेजनी है और मांगा क्या क्या, कवर लेटर मैक्सिमम 1 पेज का। तो ये बेशुमार इसके कवर लेटर के फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पे। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप खुद प्रिपेयर करें, कभी भी किसी को ना पूछें कि आप के डॉक्यूमेंट ये प्रिपेयर अगर आप हमें कर दें, क्योंकि अगर आप किसी से प्रिपेयर करवाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। बेहतर यह है कि आप हर डॉक्यूमेंट खुद प्रिपेयर करें। हाँ, उसको एक दफ़ा लिखें, उसको समझें, उसकी आर्ट को समझें कि कैसे उसे डिज़ाइन करना है। फिर एंड पे आप उसे किसी एक अच्छे इंग्लिश के बंदे को भेजें जो इंग्लिश में माहिर है, वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालें, वरना ग्रामरली अवेलेबल है ऑनलाइन इंटरनेट पे, आप उस पे देखें।
और उसके बाद ग्रामर मिस्टेक के बाद आप किसी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भेजें वो लेटर, तो वो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेस कर लेगा, ठीक है। सेकंड आता है कवर लेटर, वो आपने अटैच करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि क्या जी, a statement addressing to which extent to criteria detailed in the job profile have been met, ठीक है। आपने देखना है कि उनका जो क्राइटेरिया है आप उसको कैसे मेट करते हो, तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि पर्पस क्या है आपका इस रिसर्च को ज्वाइन करने के लिए। उसके भी बेशुमार जो है उसके क्या उसे कहते हैं मोटिवेशन लेटर के और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। इसके लिए मैं एक स्कॉलरशिप नेटवर्क का पेज है जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिला था, ग्रुप है, आप उस पर जाके उसे ज्वाइन करें। मैं उसका लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। अगेन आप इसको ज्वाइन करें तो इसका ये बेनिफिट होगा कि आप जाके इसके सर्च बॉक्स में, ये सिंपली सर्च बॉक्स में जाके, एक मिनट, सिंपली सर्च बॉक्स में जाके आप यहाँ पे लिखेंगे मोटिवेशन लेटर, तो आपको वीडियो से लेके इसके बाकायदा जो है बनाना कैसे है ये सारी इसकी डिटेल्स आपको ही मिल जाएंगी, टिप्स। ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्कॉलर हैं पाकिस्तान के जो बाहर पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या डिफरेंट पोस्ट पे हैं, तो वो इसको रिव्यू करते रहते हैं, तो आप इसको वहाँ पे किसी को रिव्यू करने के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये इस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो मोर देन 5 लाख हैं, तो आप इसमें जाके 5 लाख से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उनकी जो प्रोफाइल्स हैं और उनकी जो टिप्स हैं आपको दी गई डिफरेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। हाँ, मैं इसकी इस ग्रुप की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक फ्री कॉज है आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे भी स्कॉलरशिप इसी ग्रुप की बदौलत ही मिला था। तो क्योंकि यहीं से मैंने सर्च किया और लिंक्स मिले, मुझे पता चला कि कैसे सर्च आउट करना है, तो मैं ये आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को, ठीक हो गया। फिर आते हैं मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट की जो अप्रूव्ड लिस्ट है, ये यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ इसकी अप्रूव्ड लिस्ट, जो इस साल मैरी क्यूरी के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है। ये मैं लिस्ट जो है मैं जुनेद को दे दूंगा, वो अपलोड भी कर देगा, क्योंकि अभी मैं जो है इसकी लिस्ट जो है उसका लिंक देखता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में। ये वो लिस्ट है जो इस साल अप्रूव हुई है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, ये देखें, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे साइंटिफिक पैनल आता है, ठीक है, फिर आता है प्रपोजल नंबर और ये सारी चीज़ें आती है। साइंटिफिक पैनल में अगर केमिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट है ना, तो इस प्रोजेक्ट में पीएचडी पोजीशंस जो हैं वो 10 से लेके 15 तक होंगी एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसी तरह ये दूसरे प्रोजेक्ट में 10 से 15 तक पीएचडी पोजीशंस, डिफरेंट नंबर ऑफ पीएचडी पोजीशंस होंगी, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट में 9 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज होते हैं या आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो उनका कोऑर्डिनेटेड कंट्री ये होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें कंट्रोल एफ पे अगेन जाके मैं अगर सॉइल लिखता हूँ, अगेन आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें आप मैक्रो एंड माइक्रो प्लास्टिक इन एग्रीकल्चरल सॉइल, तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट इसका सोपलैस एक्रोनिम है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सबर्ग इसकी यूनिवर्सिटी है, ईटीएन नेटवर्क, ठीक है। तो ये देखें आप सॉइल साइंस का प्रोजेक्ट है लेकिन आया है इन्वायरमेंट एंड जियो साइंस में, तो कभी आप ये ना देखें कि अगर प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर साइंसेज का नहीं तो हमने अप्लाई नहीं करना। आप इस पे जाएं, जब इसकी पोस्ट एडवर्टाइज्ड होंगी विद इन 1 to 2 वीक और 2-3 वीक्स में, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 पीएचडी पोजीशंस मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 से 18 पीएचडी पोजीशंस एक प्रोजेक्ट में होती हैं। तो आपसे रिलेटेड कोई भी पीएचडी पोजीशंस इससे हो सकती है जिसमें वो उन्होंने आपके मास्टर की रिसर्च जो है जिसके साथ कोलैबोरेट करे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है ये वाला, यूरोपियन इंडस्ट्री एकेडमिया नेटवर्क फॉर रिवाइजिंग एंड एडवांसिंग द असेसमेंट ऑफ सॉइल माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये आप देखें कि बायो पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड से रिलेटेड अगर किसी का काम है तो वो इस पर अप्लाई कर सकता है। अगेन ये एनवायरमेंट एंड जीएस साइंसेज के सेक्शन में है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको मैंने मैरी क्यूरी पीएचडी की पहले बता दी हैं कि क्या क्या डिटेल्स होती हैं, तो ये इसके आगे सारी पोजीशंस हैं। ये फाइल जो है मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूँ और होपफुली ये मिल जाएगा मुझे, अदरवाइज मैं इसको लेटर ऑन जो है कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो ये जितने भी पीएचडी प्रोजेक्ट हैं अभी इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट मी सी इफ आई कैन सर्च ऑन इंटरनेट।
just a moment. I hope I can find this. जी बिल्कुल, उसका लिंक मुझे मिल गया है, तो ये लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट करने लगा हूँ। ये कमेंट सेक्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है इसका लिंक। आप देख सकते हैं कि ये इस लिंक पे जाके ये फाइल आपको मिल जाएगी और आप इसके डिफरेंट किस्म के आप ईच एंड एवरी टाइटल आप अगर देखेंगे तो आपको अपने पीएचडी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया था कि इसकी फंडिंग कितनी है और आपको कितने पर मंथ सैलरी होगी, तो आई होप कि ये जो मैरी क्यूरी पीएचडी के पोजीशंस हैं इसमें आप में से बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे इस साल, और मैं हर वक्त अवेलेबल, अगर किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए आप मेरे साथ डायरेक्टली फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। तो ये डिफरेंट कंट्रीज हैं इसमें इन्वॉल्व, तो आई मीन टू से मतलब आप डिफरेंट किस्म के सर्च लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें प्लांट में, अभी प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी नहीं है। सिंपली मैं लिखता हूँ माइक्रोबायोम, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा रिलेटेड है माइक्रोबियल इकोसिस्टम मल्टीस्केल मॉडलिंग से, तो डिपेंड करता है आप सारे इनको पढ़ें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेंगे ये टाइटल्स पढ़ने के लिए। ठीक है, टाइटल्स पढ़ें और कोशिश करें इन्हें सर्च करने की विद देयर एक्रोनिम। फॉर एग्जांपल ये स्टिमुलस है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, या जो मैंने पहले देखा था सोल पास, मैं इसको जाके सोल पास SOLPS, इसका एक्रोनिम मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे जाके गूगल में एक्रोनिम पेस्ट किया और इसके साथ MSCA लिख दिया। ठीक है, तो अभी तक इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। आई मीन इन्होंने अभी तक इसकी जॉब जो है वो पोस्ट नहीं की, तो ये अगले आने वाले 1-1.5 वीक या 2 वीक या 3-4 वीक में आपको मिल जाएगी। तो आप इसी तरह इनके एक्रोनिम कॉपी करें उस फाइल से, ठीक है, और उन्हें पेस्ट करके देखें कि कौन सा अवेलेबल है या कौन सा अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने पेस्टिसाइड वाले का पहले बताया था, ये था, इसका नाम था एरिस्टो। इसको जाके यहाँ पे गूगल में सिंपली लिख के एरिस्टो MSCA तो अभी तक नहीं है, तो लेकिन उसके ये लिस्ट, वही लिस्ट वाला लिंक आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं इसमें, सारी चीज़ें आप इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये देखें, ये अरिस्टो वाला प्रोजेक्ट है और इसमें आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम क्या है, टॉपिक क्या था और आगे इसकी डिटेल क्या है, सी अदर प्रोजेक्ट फॉर दिस कॉल। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी इसमें इन्वॉल्व हैं सारी, तो आप इसकी सारी डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ग्रीस है और डिफरेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिटेल इसकी सारी पढ़ सकते हैं। सिंपली सिर्फ एक प्रोजेक्ट को उन्होंने इतनी अमाउंट दी हुई है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट को, और इसमें पीएचडी मैक्सिमम 15 के करीब होनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी फंडिंग उन्होंने 15 पीएचडीज के लिए रखी हुई है। डिटेल इसकी आगे आपने पहले देख ली है। चलें जी, ये हो गया मैरी क्यूरी पीएचडी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर जनरल पीएचडी सर्च करनी है तो ये यूरेक्सिस का इंजन है। मैरी क्यूरी अगर सर्च करनी है तो मैरी क्यूरी की भी यहाँ पे पीएचडी आ जाती हैं। उसके लिए मैं आपको दोबारा जाते हैं फाइंड एंड जॉब, जो मैंने लिंक आपको पहले पेस्ट करवाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखें MSCA, सिंपली लिखें तो आपको मैरी क्यूरी की, ये देखें जिस भी पोजीशन के साथ ये एम्बेलम या लोगो होगा वो मैरी क्यूरी की पोजीशन होगी, कीप इन माइंड। तो ये लोगो जहाँ पे भी हो आप समझेंगे ये स्कॉलरशिप जो है वो मैरी क्यूरी का ही है। ठीक है, ये यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी, ये भी, तो ये कोफंड है, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। MSCA लिख दिया है, साथ में एग्रीकल्चर, अभी अगर रिसर्च फील्ड यहाँ से एग्रीकल्चर चूज कर लें, सर्च MSCA मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये पोस्ट डॉक्टरल आ गई यहाँ पे पीएचडी नहीं है, तो फिलहाल एग्रीकल्चर में कोई पीएचडी नहीं है। अगर आप इसके साथ पीएचडी भी लिखें शायद कोई निकल आए, क्योंकि अभी इसके जो प्रोजेक्ट है अभी नहीं है एग्रीकल्चर साइंसेज में, तो आप एग्रीकल्चर की बजाय बायोलॉजिकल साइंसेस में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपका फील्ड जो है वो मैच कर सकता है डिफरेंट टॉपिक से। ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर पे ही क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी मतलब मैं बायोलॉजिकल साइंसेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इन्वायरमेंटल साइंसेस को सिलेक्ट करता हूँ। मोस्टली जब मैं भी कोई सर्च करता हूँ ना, तो एग्रीकल्चर साइंस, ये 3 चीज़ें सिलेक्ट करके MSCA PhD, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सॉइल
सिंपली एंटर, 2 पोजीशन हैं, लेकिन वो फिर ये देखें पीएचडी इन जियो साइंसेस, तो आप इसमें भी जा सकते हैं, चेक करें कि ये जियोलॉजी का है या सॉइल साइंस से रिलेटेड है, तो डिपेंड करता है। मोस्टली ऐसे होता है कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो सॉइल साइंस भी आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट को किस तरह सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, एक और चीज़ आती है, मैं पहले बताना भूल गया। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज या डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ने ही प्लांट पैथोलॉजी पढ़ानी है या सॉइल साइंस वालों ने ही सॉइल साइंस पढ़ानी है। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जैसे जियो साइंसेज एंड अर्थ एनवायरमेंटल साइंसेज, वो सॉइल साइंस पढ़ा रहे होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो बॉटनी के हैं, वो एग्रीकल्चर पढ़ा रहे होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी के हैं, और वो पढ़ा रहे हैं जी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनमें प्लांट पैथोलॉजी और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी सिंपली एक इकट्ठा टॉपिक है। ठीक है। फिर कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा रहे होते हैं कि माइक्रोबियल प्लांट ग्रोथ प्रमोशन कैसे हमने इनहांस करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई केमिस्ट्री वाले पढ़ा रहे होते हैं सॉइल फर्टिलिटी कैसे डील करनी है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आपने सर्च करना है टॉपिक को, ना कि आपकी डिग्री को। कीप इन माइंड प्लीज। तो ये था जी मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं जर्मन स्कॉलरशिप्स की तरफ। जर्मन स्कॉलरशिप जो है उसमें 2 किस्म के स्कॉलरशिप है, मास्टर्स और पीएचडी के। डैड उसका नाम है DAAD, डैड। इसको जर्मन में डे कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस या डोइशर एकेडमिशर ऑटरडियंस्ट। तो मेरी भी जर्मन ठीक ही नहीं है, बस ठीक ही है, नॉर्मल सी है, तो खैर। तो ये इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं जो है वो आपको पेस्ट करने लगा हूँ। ये मैंने मास्टर का जो लिंक है ये अभी पेस्ट किया, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे या डार्ट स्कॉलरशिप का मास्टर क्या है। सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया हुआ है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ओवरव्यू, यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन प्रोसीजर, कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टिंग, सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आप जो मेन चीज़ है ये देखें कि स्कॉलरशिप पेमेंट ऑफ €861 अ मंथ। तो ये एरिस्मस प्लस से थोड़ी सी कम है मास्टर्स के लिए, लेकिन इसके साथ साथ पेमेंट टुवर्ड्स हेल्थ एक्सीडेंट एंड पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड है। ट्रैवल अलाउंस है फ्रॉम योर कंट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू जर्मनी, वन ऑफ स्टडी अलाउंस, मतलब एक दफ़ा जो आपको थोड़े से पैसे देते हैं कि आपने ऑफ स्टडी अलाउंस देते हैं कि आप सेटलमेंट हो जाएं अपने आगे यहाँ पे जर्मनी में और अपनी अकोमोडेशन वगैरह देख लें। मंथली रेंट सब्सिडी, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन है जर्मनी में काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। फिर आपको वो मंथली अलाउंस देते हैं फॉर अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर आप मैरिड हैं या आपने कोई अडॉप्ट किया हुआ बच्चा, तो आप उसको भी साथ लेके आ सकते हैं, वो उसके लिए अलहदा अलाउंस देते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो ये सारा कुछ इसमें अवॉर्डेड होता है। इसकी शर्त ये होती है कि आपने इसको डैड के थ्रू ही अप्लाई करना होता है, डैड के थ्रू ही। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ये सारी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। डिपेंड करता है कि आपका कंट्री कौन सा है। ठीक है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिखता हूँ, यहाँ करता हूँ। आई थिंक ये लिंक मैंने इसके जो लिंक है वो मैं अपडेटेड आपको भेजता हूँ, क्योंकि ये लिंक मुझे लगता है थोड़ा सा पुराना है, यहाँ पे मैं सर्च नहीं कर पा रहा। खैर, ये जो मैंने लिंक आपको दिया है यही अपडेट मैं कर दूंगा दोबारा से। तो हम इसके दूसरे डेटाबेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन प्रोसीजर, हाँ, ये हम दूसरे लिंक पे आ गए हैं। इसका भी लिंक मैं आपको पेस्ट करता हूँ। वो दूसरा लिंक जो है वो मैं अपडेट कर दूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास जो है वो पुराना लिंक आ गया है,
उसमें मैं पाकिस्तान सर्च नहीं कर पा रहा, तो अपडेटेड लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। ये मैं दोबारा एक लिंक भेज रहा हूँ जो डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो पीएचडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? जिसका 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो विद मास्टर डिग्री, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज यहाँ पे आ जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान, एक मिनट, ये पाकिस्तान इसमें है, ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान एलिजिबल है। तो 12 से 36 माह का स्टडी प्रोग्राम जो है वो इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप इस प्रोग्राम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई होगी, ठीक है। तो इसमें 12 से 36 माह तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर भी आता है और पीएचडी दोनों आ जाती है। तो जो मैंने पिछला लिंक था वो थोड़ा सा गलती से आपको पोस्ट हो गया, तो ये लिंक जो इसमें मास्टर पीएचडी दोनों आ जाएंगी। फिर भी मैं उस लिंक को देख के अपडेट कर दूंगा लेटर ऑन। तो एकेडमिक लेवल पे डिपेंड करता है। 1200 तक इसकी पीएचडी के लिए है और 850 तक जो है वो मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप है। तो ये दोनों स्कॉलरशिप इसमें मिलते हैं। पेमेंट्स टुवर्ड हेल्थ वही चीज़ है, ट्रैवल इंश्योरेंस है और बेनिफिट्स भी हैं, मंथली रेंटल सब्सिडी भी है फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो। कैंडिडेट फुलफिल द नेसेसरी एकेडमिक रिक्वायरमेंट, वही चीज़ है कि आपने क्या क्या चीज़ें देनी है जहाँ भी यहाँ पे। तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 4 ईयर्स की, 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने आना है मास्टर्स के लिए। अगर आपने पीएचडी के लिए आना है तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, मैं दोबारा से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये दोबारा से आपको मिल जाए। तो इसकी आप सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं बताने बैठ गया इसकी डिटेल्स तो आई एम श्योर इसको बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो इस लिंक में जाके आप ब्रोशर इसका आप देख लें, तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, प्रोफेसर के साथ लिंक अप कैसे करना है, डिपार्टमेंट कौन सा इन्वॉल्व है, अगर आपका फील्ड ये है सॉइल साइंस तो आपने कैसे उसमें अप्लाई करना है। तो इसकी लास्ट डेट है वो आने वाली है, तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं, हाँ, तो इसमें आइल्स काफ़ी जगहों पे मस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ आपकी जो है वो एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती है। अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो आप अप्लाई ज़रूर करें और आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अब अप्लाई कर दें। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो काइंडली आइल्स ज़रूर करें। और आइल्स जो है वो आपको तकरीबन जो 50% आपके सिलेक्शन चांसेस इंक्रीज कर देते हैं, कीप इन माइंड। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है आपकी, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप बोल सकते हो तो कोई इशू नहीं है, वो फिर भी एक्सेप्टेड हो जाता है अक्सर केसेस में। कॉपीज ऑफ एकेडमिक डिग्रीज सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड इफ नेसेसरी, तो हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी डिग्रीज मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेडिंग स्केल्स, ये सारा कुछ इंग्लिश में होना चाहिए और सर्टिफाइड हो एचईसी से, कम एचईसी और मोफा से टेस्ट करवा के रखें सारी डिग्रीज अपनी, ठीक है। फिर भी मैं आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो एट दी एंड में आपको सारे बता दूंगा लिस्ट के आपने कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ये सारी इसकी डिटेल है डैड की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर ये डेटाबेस है जर्मनी में पीएचडी सर्च आउट करने का, इसका लिंक भी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जर्मनी में जो जो पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल हैं, इस पे जाके तो आप सिर्फ डेटाबेस में कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, तो आपको ये पीएचडी पोजीशन सारी मिल जाएंगी। ये सारी जर्मनी में 67 प्लस पीएचडी पोजीशन है, ये डेटाबेस है डार्ट की तरफ से, तो आप इन पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी पोजीशंस में। और फिर शॉर्ट टर्म ग्रांट्स भी हैं, अगर कोई पीएचडी कर रहा है और पोस्ट डॉक के लिए आना चाहता है या डॉक्टरल स्टडीज़ के दौरान 1 साल का जो है विजिट करना चाह रहा है, जो पीएचडी पाकिस्तान से कर रहे हैं उनके लिए, ये इसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये होगी सारी चीज़ें डैट से रिलेटेड। अब आते हैं इटालियन स्कॉलरशिप्स की तरफ। ये फाइल है इटालियन स्कॉलरशिप्स की, जो मैंने आपको पहले एक लिंक दिया स्कॉलरशिप नेटवर्क के पेज का, ये ग्रुप है। इसमें जाके आप यहाँ पे सिर्फ इटली लिखें सर्च बार में, तो आपको यहाँ पे रेनफॉल ये ऐसे करके वकार बेग ने अपलोड की हुई है लिस्ट पूरी, तो आप इसको सर्च आउट करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक जो है मैं वो आपको पेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप इसको एक्सेस कर सकें तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इटली में कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं और कौन कौन से चल रहे हैं। हाँ, इसमें अक्सर यूनिवर्सिटीज़
आइट्स और टोफल रिक्वायर्ड करती हैं, मोस्ट केसेस पीएचडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप आइट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं इटली में। फिर इसका वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा स्पीडी होता है क्योंकि आप एज ए रिसर्चर आते हैं, ठीक है। फिर ये सारे इसके लिंक दिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और कमेंट्स दिए हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज में पीएचडी आप कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक है, और जिनकी कॉल ओपन है डेडलाइन के साथ वो बताई गई है। इसमें एक चीज़, मेरी यूनिवर्सिटी जो है ट्रेंतो यूनिवर्सिटी, उसमें रिसेंटली एग्री फूड की कॉल आई थी जिसमें ऑलमोस्ट 31 पोजीशंस हैं, ठीक है। ये 31 पोजीशंस हैं इसकी, ऑलमोस्ट, नहीं 21 है कि 31 है, खैर हाँ 21 पोजीशंस है। तो इसका लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप इस पे क्लिक करेंगे, सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है पीएचडी पोजीशंस जो हैं वो मिल जाएंगी इटालियन पीएचडी के लिए। तो ये भी मैंने पेस्ट कर दिया इसका लिंक। इसकी डिटेल जो है सारी वो वैसे ही है जैसे बाकियों की मैंने आपको बताई है, ठीक है। इटालियन पीएचडी के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएचडी करके बैठे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। इसका आंसर करने के लिए मैं पहले जुनेद के साथ थोड़ी गपशप करना चाहूँगा, ताकि मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूँ तब तक, और कोई क्वेश्चन है अगर किसी का तो उसको आंसर कर सकें। जी जुनेद। अमार भाई माशाल्लाह काफ़ी यानी कि चीज़ें मैं देख रहा था, और उन सवालात के भी जवाबात मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से मिल रहे थे जो मैंने नहीं थे लिखे हुए। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये चीज़ थी। और उसके अलावा मैं एक सवाल जो कह लें कि लास्ट प्रोग्राम में भी मुझसे मिस हो गया था, कि सोशल मीडिया पे हम या कह लें कि इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से लिंक्स ऐसे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिधर से हम स्कॉलरशिप जो है ना वो हंट कर सकते हैं। तो वकार बेग भाई का आपने बताया माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है उनकी स्कॉलरशिप नेटवर्क के हवाले से, कि उन्होंने उसका आगाज़ किया, और इफेक्टिवली मेरे जितने भी जानने वाले हैं मेजॉरिटी ने स्कॉलरशिप उधर से ही हंट की है, उसी ग्रुप से। तो ऑडियंस से भी मैं चाहूँगा कि आप उसको जो है वो लाजमी ज्वाइन करें, और उसको बल्कि फॉलो आप करें, ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो उधर से मिलती रहे। जी बिल्कुल जुनेद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है यार। असल में जितने भी लिंक्स हैं ना अवेलेबल, अभी इटालियन स्कॉलरशिप की जो मैंने फाइल दी है, इटालियन स्कॉलरशिप की नेचर है कि ये कहीं पे पोस्ट नहीं करते, और अगर पोस्ट करते हैं तो वो मोस्टली इटालियन लैंग्वेज में होते हैं। तो ये इस ग्रुप में बहुत से लोगों की बहुत सारी मेहनत है कि वो फाइल्स ऐसी बना के अपलोड करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन एट दिस स्टेज मिलती है। मतलब आप प्लेट में पड़ी इन्फॉर्मेशन भी नहीं अगर यूज़ कर सकते तो यार आप कभी भी स्कॉलरशिप हंड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। स्कॉलरशिप नेटवर्क में जाएं आप, हर किस्म की पीएचडी की पोजीशंस वहाँ पे अवेलेबल होती हैं यार। मतलब मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे हर एक दिन नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, और अभी तक मैं उस स्कॉलरशिप नेटवर्क के पेज पे सीख रहा हूँ कि कैसे मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। और मोस्टली मैं वहाँ पे लाइव तो नहीं जाता, मेरी आदत है मैं बेसिकली वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ ताकि वो लोगों को पहुँच जाए। लेकिन जो लोग लाइव वहाँ पे आते हैं वो क्वेश्चन आंसर भी देते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे लाइव भी आऊँगा और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखना है। और मेरा प्लान है कि डिफरेंट पेजेस के जो एडमिन्स हैं या जो बाहर रह रहे हैं लोग जो मैरी क्यूरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या जो पीएचडी स्कॉलरशिप लेके बैठे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज में, उनके साथ एक टॉक शो किया जाए। लेकिन मैं आपके टॉक शो से बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि खुश होता हूँ कि यार एक बंदा इस एफर्ट को लेके चल रहा है और पाकिस्तान में बैठे आप हर किसी को अपने साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो। दैट्स रियली आई मीन अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया मार भाई। मैं चाहूँगा कि सुमेरा असगर आपकी जो है वो आपको सलाम दे रही थी, वो कह रही थी कि जब उनका प्रोग्राम ऑन एयर होगा, ऑनलाइन होगा, तो मैं तब हो सकता है सो गई हूँ। तो मेरी जो है ना सलाम वो आप अमार भाई को लाजमी दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, वो असल में हमारी सीनियर हैं। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि मतलब आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मेरा टेन्योर जो था क्लब्स में यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, उनके साथ तो इतना नहीं गुजरा। लेकिन जब वो मंसूआब में लेक्चरर थी तो काफ़ी मतलब फ़ोन पे गाइडलाइंस वगैरह और कम्युनिकेशन हम करते रहते थे कि हम अप्लाई कैसे करें और यूथ को कैसे थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल करें बाहर जाने के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए, कम से कम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो उनकी काफ़ी मोटिवेशन आर्टिकल्स भी आते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। बाकी वालेकुम सलाम उनको मेरी तरफ से भी। मैं सुन रहा था जब उन्होंने कहा, मैं कमेंट करने लगा था, आपने सेशन एंड कर दिया, तो मैंने कहा चलो मैं अपने सेशन फिर करूँ। हाँ। दूसरा जो है वो नवीद अरशाद भाई ने स्पेशली मुझे कहा था, कहते जी आपने और किसी का इंटरव्यू करो या ना करो, अमार तुफैल का
और 3 भाइयों के और उन्होंने नाम मुझे बताए हैं। तो सबसे पहला इंटरव्यू आपका है, उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड का जो है ना बाकी सीनियर से टाइम मिला है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिस्कशन हम जो है वो करेंगे। तो तीसरा भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो एग्रेरियन कम्युनिटी है जिन्होंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हंट की है या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो सर्व कर रहे हैं, तो उनका भी एक कोई सोशल सर्कल लेके आएँ ताकि जूनियर्स जो हैं उनसे रहनुमाई ले सकें, उनसे गाइडलाइन ले सकें। उन्हें जूनियर्स को पता लगे कि इंटरनेशनली भी एग्रीकल्चर का ये स्कोप है। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है या प्लांट पैथोलॉजी का क्या स्कोप है, बल्कि वर्ल्ड के अंदर भी उन्होंने देखना है। तो इस तरह की भी काइंडली कोई इनिशिएटिव ले ताकि हम लोग जो है हमारी रहनुमाई हो सके और जूनियर्स का जो है ना वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो सके अपने सेक्टर के हवाले से। यार मैं ना एक चीज़ कहता होता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें डेटाबेस जो है ना वो अपडेट करना चाहिए अपना, कम से कम कम्युनिकेशन के रिलेटेड। और मैं आपके एफर्ट्स देख रहा था कि आप जो एग्रेरियन डायरीज बना रहे हो और काफ़ी लोगों को ऊपर लेके आ रहे हो कि आप आएँ और अपने आइडियाज़ शेयर करें। तो जो मैरी क्यूरी से रिलेटेड है, इसमें तो हमारा पाकिस्तानी मैरी क्यूरी रिसर्चर्स का एक पेज बना हुआ है, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हैं और काफ़ी दूसरे लोग भी हैं। और जो दूसरा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, उनका मैं प्लान कर रहा था, जैसे मतलब उनके साथ कॉन्टैक्ट करके बाकायदा एक टॉक की जाए, मतलब मंथली हो। और मैं बड़ी देर से प्लान कर रहा था, मतलब कुछ 6-7 माह हो गए। मैं उमैर गुल के पास था सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पे बैठ के हम्म। उनके साथ मेरी बात हुई थी कि यार ऐसा कोई ना हम सेटअप बनाएं, क्योंकि आपको पता है उमैर गुल भी अपने क्विज क्लब के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी भी जी काफ़ी जी। अच्छी जो काविशें थी इन चीज़ों को लेके। तो हमारा प्लान हम्म। ये बना था कि यार करेंगे इससे रिलेटेड ना काम। लेकिन फिर आपको पता है जब बंदा पीएचडी के लिए बाहर आता है ना, तो पाकिस्तानी वाला एटीट्यूड थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। टाइमली बिल्कुल मेहनत ठीक। सबमिट करवानी पड़ती है, प्रोजेक्ट को लेके चलना पड़ता है। तो अभी मैं थीसिस राइट अप कर रहा था, तो मेरा यही प्लान था कि इंशाल्लाह पीएचडी का थीसिस सबमिट करवाने के फौरन बाद इस चीज़ पे आना है और ज़रूर इन चीज़ों को लेके आगे चलना है। होपफुली जल्दी इंशाल्लाह मेरी कंट्रीब्यूशन होगी इसमें ज़रूर। चले बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और फोर्थ पर्सन जो है वो उमैर गुल भाई है, जो नवीद इरशाद भाई ने मेरी ड्यूटी लगाई है ना, तो उनको मैंने मैसेज किया हुआ है, लेकिन अभी शायद वो ऑनलाइन नहीं हुए या उनका कोई होगा, तो जैसे ही वो उनका रिप्लाई आता है तो उनका भी शेड्यूल जो है वो हम ऑडियंस से अनाउंस कर देंगे। उनको भी मैं आपको रिकमेंड मैं खुद भी करूँगा कि यार उनके साथ ज़रूर रब्ता करें, और मैं उन्हें कहूँगा कि वो ज़रूर आएँ, क्योंकि वो एक वाद बंदे हैं जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस। तो हम्म। वहाँ पे परवा ज़फ़र भी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिकली जो मतलब यूनिवर्सिटी में वापस आके जो एसोसिएट प्रोफेसर लगेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, वो उमैर गुल भाई हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा सर्व हम्म। कर सकते हैं वापस आके, अगर उनको अल्लाह ताला बिल्कुल। हिम्मत दे इस चीज़ के लिए। उसमें अमार भाई मरवा आपी का यानी कि लास्ट टाइम ना हमने इंटरव्यू किया था, लेकिन वो मेजर सिलेक्शन के हवाले से था। तो चार तो बेसिकली पूरे हो गए ना, एक आप थे, एक मरवा आपी थी, एक जो है वो विकास बूटा भाई हैं, कनाडा में हाँ जी, होते हैं, कनाडा वाले, और हाँ जी, एक हाँ जी। उमैर, जी जी, और एक उमैर गुल भाई थे। तो नवीद इरशाद भाई ने कहा था, कहता है जी पहले आपने इन चार बंदों का इंटरव्यू करना, बाकी नाम मैं आपको बाद में दूंगा। नहीं, तो नहीं, नवीद अरशद भाई का मैंने इंटरव्यू सुना था, उनके साथ एक मतलब मेरी एक मुलाकात भी हुई थी उनके साथ। हम लोग दोनों पाकिस्तान जा रहे थे, तो ना उन्हें पता था कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, ना मुझे पता था। तो हम इस्तांबुल में मिले थे, मतलब एक एयरपोर्ट पे। तो हम हाँ हाँ। तकरीबन 7-8 घंटे साथ बैठे, गपशप की। तो काफ़ी उनके साथ मतलब गपशप लगी और इस चीज़ में काफ़ी डिस्कशन भी हुई। तो माशाल्लाह वो हमारे सीनियर हैं और वो अच्छी चीज़ें जो है मैनेज करते हैं, उनसे हम काफ़ी सारे मशवरे भी लेते हैं। तो उनका एक अच्छा मशवरा है आपको ये वाला। मैंने तो चलो मैंने तो आना ही था, मुझे पता था कि मैं, अगर आप नहीं कहोगे तो मैं खुद कहूँगा कि यार आपका प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, तो एग्रीरियन बिल्कुल कैप्चर करने के लिए उनकी अटेंशन को और उन्हें स्कॉलरशिप्स के साथ बिल्कुल। गाइड कर, बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। चलें बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बाकी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपसे इंशाल्लाह डिस्कस होंगे, और उसके हवाले से भी जो है ना वो हम फ्यूचर में इस तरह के इनिशिएटिव जो है मिलके आपकी सुपरविजन में जो है वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ जी, हाँ जी, कोई कोई इश्यू नहीं है जुनैद। मैं मतलब अभी तो थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है, आज असल में संडे था, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा टाइम निकालना है जुनैद के साथ रब्ता करके। तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, मतलब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहूँगा, तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे। बाकी एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जॉब का बड़ा एक बहरान है, एग्रीकल्चर
जो मेजर सिलेक्शन में आते हैं या जो मास्टर्स कर लेते हैं या बैचलर्स कर लेते हैं। तो यार हमारा सबसे जो वीक पॉइंट है ना, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आ रहे। बेहजाद रफ़ीक ने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया और यकीन करोगे हम्म उस बंदे को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है? और भी काफ़ी लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप हम्म में। तो मेरा प्लान ये है कि हम लोग ना एंटरप्रेन्योरशिप को लेके चलें हम्म। और काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ के ठीक है। लिए प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और पाकिस्तान से टीम्स ठीक है। लेके आएं और इंटरनेशनल कोलैबोरेटर लाइक मी और नवीद अरशद भाई या कोई भी जो इटली या यूरोपियन किसी कंट्री में या यूएस में या वेस्टर्न वर्ल्ड में या चाइना में है, तो हम प्रोजेक्ट्स को लेके चलें। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अभी मैंने 2 कंपनीज जो हैं वो फाउंड की हैं। स्टार्टअप कंपनीज है, रियली अर्ली स्टेज हम्म पे। कैप टू सेव के नाम से है, जिसमें मेरे साथ अब्दुल मुइज़ होता है, हम दोनों फाउंडर को फाउंडर हैं। हम्म और एक है सी क्रॉप के नाम से, प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप है जिससे हम डिजीज को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन के थ्रू प्लांट को स्कैन करोगे और आपको वो डिजीज हम्म। बता देगा कि कौन सी डिजीज है प्लांट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जबरदस्त। तो इसका हम्म ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एग्री सर्च के नाम से पाकिस्तान में एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन है, उसमें सिलेक्शन भी हुई है हमारी टॉप फर्स्ट राउंड में। तो इंशाल्लाह हम इसे आगे लेके भी हम्म। चल रहे हैं। यहीं पे बैठा हूँ लेकिन पाकिस्तानी एग्रेरियंस जो हैं, नईम यूनस है, एक दो और एग्रेरियंस हैं, उनको साथ लेके चल रहा हूँ। वो प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, मैं यहाँ पे जबरदस्त। में बैठा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करें और पाकिस्तान से जो एग्रेरियंस हैं वो जॉब हम्म। ढूंढने की बजाय जॉब देने पे इक्तफा करें। जबरदस्त। ये मेरा प्लान है। अमार, जी जी अमार भाई, उसमें ना लास्ट में इंटरव्यू एक कर रहा था तो मुझे ना खालिद, डॉक्टर खालिद शोख साहब की कॉल आई तो उन्होंने कहा यही जो कंसर्न आपके थे सेम यही कंसर्न एज इट इज जो है ना उन्होंने मुझे कहे। तो बाद में उन्होंने कहा, कहते जुनेद तुम यानी कि अपनी जो इंटरव्यूज की डोमेन है ना इसको इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाओ ना। तो उसमें तारक तनवीर साहब का इंटरव्यू यानी कि हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। और उसके जबरदस्त। बाद तारक तनवीर साहब से यानी कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपके जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरप्रेन्योरशिप जिन्होंने की है तो उनके यानी कि हम इंटरव्यू की सीरीज एक इसमें जो है ना आगाज करेंगे। और उसके बाद अभी आपने जो जिक्र किया है तो भाई से भी मैंने जो है behzad भाई से कांटेक्ट किया था तो उनका भी इंटरव्यू जो है ना वो शेड्यूल्ड है। तो हम्म। वो नेक्स्ट वीक में कह रहे थे कि ना वो भी अपना टाइम जो है वो इस वाले से देंगे। तो बाकी ये है कि भाई इसमें ई मंडी के हवाले से यानी कि हम कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं जिसमें इस तरह के जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो वर्चुअल मंडी हम प्रोवाइड कर दें और उनकी प्रोडक्ट्स जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आईसीटीज की बात होती है तो कहते हैं जी हमारा फार्मर जो है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आईसीटीज की जो है ना इतनी इफेक्टिवनेस नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो मैं एक बात जो कह लें कि 2010 से जब भी क्लास में डिस्कशन होती थी तो मैं कहता था कि यार फार्मर नहीं पढ़ा लिखा लेकिन हमारा कस्टमर तो पढ़ा लिखा है ना। ये तो तो है। फार्मर की प्रोडक्ट्स हम जो है वो कस्टमर को क्यों नहीं प्रोवाइड करते ऑनलाइन। तो इसमें यानी कि ई मंडी की तरफ हम जा सकते हैं, बल्कि दो इंटरव्यू मेरे जो है ना वो शेड्यूल है, एक किसान लिंक है और एक डिजिटल एग्रीकल्चर है। ये दो वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं, एक कनाडा के कोई थे उनकी मुझे कॉल आई तो उनका भी इंटरव्यू जो है ना शेड्यूल है। तो इस तरह का यानी कि कोई इनिशिएटिव देखा जा सकता है जिसमें एग्रीकल्चर की सारी प्रोडक्ट्स और खास तौर पे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उन वो यानी कि कह लें कि द्रास डाट पीके पे भी तो मिलती है ना। तो अगर कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म हो तो उसमें डायरेक्टली जो है आपको एग्रीकल्चर की सारी चीजें मिले तो इसके मैं ऊपर भी काम हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ जो सी क्रॉप जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ना ऐप का। तो ये हम्म ऐप की जो लेटेस्ट स्टेजेस पे जो काम है ना, पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन बनानी है कि प्लांट डिजीजेज या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम या उसमें ड्राउट या कोई भी जो वाटर डेफिशिएंसी सिम्टम्स है उनको देखा जाए। सेकंड हमारा हम्म मेन गोल ये है कि जब प्लांट की वो पिक्चर्स अपलोड करेंगे, वहाँ पे जो भी फार्मर अपना डेटाबेस अपलोड करवाना चाहे उसका डेटाबेस हम वहाँ पे लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि फैसलाबाद के 200 फार्मर्स हैं, उन्होंने डेटाबेस अपडेट कर दिया। अभी उन फार्मर्स हम्म की जो क्वांटिटी कमोडिटीज हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल करने के लिए उसका जो नया एक क्या उसे कहते हैं, जो साइड प्लान है, साइड बिजनेस है, वो उसको ई मार्केटिंग के नाम से उसका एक छोटा सा टूल बना रहे हैं, जिसमें ये होगा हम्म कि आपकी अपनी प्राइस है, आपने खुद तस्वीर बनानी है, जैसे ओएलएक्स है, ठीक है? हम्म आपने उसे सेंड करना है, आपने शेयर करना है, लेकिन प्रोवाइड हम आपको करेंगे डिफरेंट सर्विसेज लाइक आपका कॉन्टैक्ट, आपकी मीटिंग, ठीक है? आपको मतलब जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है सेफ्टी के लिए,
ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ये सारी चीज़ें, ये उसमें ऐड करने का हम सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हम कहते हैं कि हमारा फार्मर नहीं पढ़ा लिखा। यार मुझे एक बात बताओ, ठीक है फार्मर नहीं पढ़ा लिखा, ये उबर क्रीम पाकिस्तान में कैसे चल पड़ी? पठान चलाते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ फार्मर्स के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं। तो हमारी जो जनरल ऑडियंस कह लो या हमारे जो कस्टमर हैं या हमारी जो मार्केट है फार्मर्स की, वो पढ़े लिखे बेशक नहीं है, लेकिन उन्हें इतनी सेंस है कि व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है, उन्हें इतनी सेंस है कि एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करना है, उन्हें इतनी सेंस है कि इतने बड़े फेसबुक पे ग्रुप्स बने हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे पूछना है। वो वहाँ पे जो पूछ बिल्कुल लेते ठीक हैं, है। "ये देखो यार डिज़ीज़ कौन-सी है, ये देखो यार ये मतलब कौन-सा इंसेक्ट आ गया।" तो हमारे पास आईसीटी का कोई टूल ही नहीं है यार। पूरी दुनिया आईसीटी के पीछे पड़ी हुई है। हमारे एग्रीकल्चर में अगर कोई एग्रेरियन उठता है टेक्नोलॉजी की तरफ, तो उसे सपोर्ट नहीं किया जाता। तो हमें चाहिए हम कोलैबोरेट करें आईटी सेक्टर के साथ। जैसे अभी मैं मतलब 3-4 ऐप डेवलपर्स हैं जो स्पेनिश हैं, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे इस ऐप के थ्रू। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं, वो इसको डेवलप कर रहे हैं। तो मैं सर्च आउट भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा मिले जो इस इनिशिएटिव को लेके चले मेरे साथ। हो सकता है उसकी सैलरी भी लग जाए। मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्टअप कोई भी चलता है ना, तो आपको कम से कम बेसिकली टीम डेवलप करने में टाइम लगता है। जब टीम आपके पास स्ट्रॉन्ग आ गई ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है। ई-मंडी तब अप्रूव हो जाएगी जब आपके पास टीम स्ट्रॉन्ग होगी। तो टीम स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करने के ऐसे ही है। लिए ऐसे बंदे चाहिए जो पैशनेट हों। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर ऑडियंस में से किसी का भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो बंदे काफ़ी ज़्यादा चले भी गए होंगे क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया। जी, जी। तो मैं उसके आंसर दे सकता हूँ अगर ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। ये मेरा हाल एक ही क्वेश्चन है जो शर्जील भाई ने किया है, गुड काइंडली आल्सो टॉक अबाउट प्रोफेसर अप्रूवल। यार जो प्रोफ़ेसर की अप्रूवल है ना, वो किसी भी स्कॉलरशिप में नहीं चाहिए जितनी मैंने आपको बताई है। हम्म। सिवाय डार्ट के, अगर आपने पीएचडी या मास्टर्स के लिए आना है। हम्म। मोस्टली केसेस में मास्टर्स के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आपको डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में जाके। जो मैरी क्यूरी है उसमें तो किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ फाइल बनानी है, वो मैंने आपको दिखाया था कि सिंपली एक ईमेल कर देना, दैट्स इट, दैट्स योर एप्लीकेशन। कुछ मैरी क्यूरी पोजीशंस पे होता है कि आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक किया, सारा कुछ अपलोड कर दिया। कोई अप्रूवल नहीं चाहिए किसी किस्म की। यूरोप में अप्रूवल नहीं चाहिए होती। सिर्फ एक स्कॉलरशिप है डीएडी दैट का, जिस पे आपको अप्रूवल चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो अमार भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सा यानी कि मंथ ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा स्कॉलरशिप आते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, या जिन मंथ में जो है खुसूसन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो है ना सर्च करते रहें? यार जब आपका सेशन खत्म होने वाला होता है ना किसी भी कंट्री में, सितंबर में सेशन सारे खत्म होते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में ठीक है। अक्टूबर नवंबर से खत्म होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर में। तो नवंबर से सितंबर से पहले पहले प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने शुरू हो जाते हैं। अभी देखो सितंबर नहीं स्टार्ट हुआ, ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई इटालियन पीएचडीज की, उनकी लास्ट डेट के साथ। ठीक है, जैसे चाइना का है ना कि ये टर्म में, यहाँ पे ये सीन नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की ठीक अपनी है। डेट। हम्म। और ये भी अक्सर केसेस में मैंने देखा है, जो मैरी क्यूरी की पीएचडी पोजीशंस हैं, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाती हैं। ये जितनी मैंने आपको लिस्ट बताई है ना, आधे से ज़्यादा पीएचडी, मतलब एक प्रोजेक्ट के 15 पीएचडी है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की हैं। हर किसी ने अपनी डेडलाइन के साथ पोस्ट करनी है यूरेक्सिस पे। तो कोई डेडलाइन का चक्कर नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कब प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहा है, कब वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और कब आ रहा है। जब यूनिवर्सिटी में पीएचडी पोज़ीशंस की बात करें या डैट की बात करें, जो डीएडी मैंने आपको बताया पहले, उसकी डेडलाइन डिफरेंट है, उसकी नवंबर में भी है, अक्टूबर में भी है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है। हम्म। अच्छा, अमार भाई प्रेजेंटेशन के अंदर आपने बताया था कि लास्ट पे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जिनको स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो काइंडली ज़रा हमारे स्टूडेंट को उसके हवाले से गाइड कर जी, बिल्कुल, मैं वही लिस्ट बताने लगा था। तो लिस्ट दें। ये है कि सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हम्म। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपकी बैचलर्स और मास्टर की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, ठीक हो गया। इसे मैं कोशिश करता हूँ साथ-साथ लिखता भी जाऊँ जी, जी। और मैं शेयर भी करता जाऊँ ना साथ। सबसे पहले जी पासपोर्ट विद मोर देन 6 मंथ वैलिडिटी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी बीएससी की डिग्री,
एमएससी की डिग्री, बीएससी, ट्रांसक्रिप्ट, एमएससी, ट्रांसक्रिप्ट। मैं ये जो बीएससी लिख रहा हूँ, एमएससी लिख रहा हूँ, ये बैचलर्स 4 इयर्स कंसीडर होगा और मास्टर्स जो है वो 2 इयर्स एमफिल कंसीडर होता है, ठीक है। एमएससी और ऑनर्स कर लो, बेहतर है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यार आप ये अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवाओ इन डिग्रीज को, HEC से अटेस्ट करवाओ और मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी। फिर इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जनाब आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये यूनिवर्सिटी से बनवाओ, दोनों का, मास्टर का भी, मास्टर वाली यूनिवर्सिटी से भी और बैचलर वाली से भी। अगर दोनों सेम है तो एक ही चल जाएगा। और यहाँ पे लिखा होना चाहिए इसके सर्टिफिकेट में कि आपका जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो एग्जामिनेशन और टीचिंग जो है वो इंग्लिश में है, तो ये चल जाता है अक्सर फॉर आर्ट्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आ जाता है आपकी सीवी। अगर आपने यूरोप में अप्लाई करना है तो यूरोप पास होनी चाहिए। इसके लिए मैं अभी आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, वो काइंडली आप देख लें और वहाँ पे आप अपनी सीवी बना सकते हैं। आपको किसी से कोई टेम्पलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको अभी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैं कमेंट सेक्शन में उसका यूरोपास की सीवी का लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपलोड करें, आपकी सीवी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होकर 3-4 किस्म के डिज़ाइन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीवी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कवर लेटर जो है वो कैसे बनाना है वो आपको पता होना चाहिए और रेडी होना चाहिए। हर स्कॉलरशिप का डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फॉर ईच स्कॉलरशिप, ठीक हो गया। सॉरी यार टाइपिंग में मिस्टेक्स आ रही हैं मेरे आगे, काफ़ी चीज़ें बड़ी हैं। अच्छा, कवर लेटर हो गया। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये तकरीबन सेम ही होते हैं। मैंने जैसे आपको स्कॉलरशिप नेटवर्क के पेज का बताया, वहाँ पे आप जाके इसके सारी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम भी होती हैं अक्सर और डिफरेंट भी होती हैं। कैसे सेम और डिफरेंट होती हैं वो आप वीडियोस देखेंगे स्कॉलरशिप नेटवर्क पे जाके तो आपको पता चल जाएगा। मैं हो सकता है अभी आपको एक वीडियो का लिंक भी भेज दूँ यहाँ पे, क्योंकि जो एक मोटिवेशन लेटर का जो फॉर्मेट है उस पर बाकायदा एक वीडियो पूरी है, हमारे यूएस के एक रिसर्चर हैं उन्होंने बनाई हुई है ये वाली, ठीक है। मैं इसका लिंक जो है ये पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक हो गया। फिर आपको ये सारी चीज़ें आपके पास स्कैन फॉर्म में पड़ी हों, सही है। फिर ये सारी चीज़ें तो आपके पास रेडी हो। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये 2 to 3 होने चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कहाँ से हों? आपके अपने मास्टर्स के सुपरवाइजर से हों या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर से हों, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी होने चाहिए और उन्हें आप स्कैन करके भी अपने पास रखो, और या अपने सुपरवाइजर को बता दो कि आप उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेशन में दोगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एप्लीकेशन जो है वो उसमें आपके सुपरवाइज़र का नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे दे देते हो, तो फिर वो सुपरवाइज़र खुद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो अपलोड करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको पता होनी चाहिए। आप उनको पहले से बताओ कि मैं ये इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप काइंडली इसको अपडेट कर दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक है।
फिर इन सभी को स्कैन करो और उनकी एक PDF फाइल बना के रखो। फिर ये दो चीज़ें हैं, कवर लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये दोनों चीज़ें हर स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट हो, ये सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने बनाना है या लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने बनाना है, ये जॉब डिटेल्स को देख के बनाना है, और कवर लेटर भी सेम वैसे बनता है। और जो चीज़ उन्होंने मांगी है रिक्वायरमेंट में, सिर्फ आपने वो देनी है, उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं देनी, ठीक है। अगर आपकी कोई इफ पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशंस हैं तो उसकी कॉपी स्कैन या उसके लिंक वगैरह जो है वो अपलोड कर दो, ठीक है। कोई कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट है या कुछ भी है, ठीक है। फिर जो भी आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कोई जॉब वगैरह की हुई है, की डिटेल जो है वो आप लिखो उसमें CV में, और अगर उन्होंने सर्टिफिकेट मांगे हैं तो वो अटैच कर दो, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जॉब या एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब जिसमें आपने कॉन्फ्रेंसेस कोई अटेंड की हैं, कोई टीम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लिया, नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट लिया, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास हों। लेकिन ये देने तब हैं अगर उन्होंने रिक्वायर्ड किया, अदरवाइज CV में आपने मेंशन कर देना। आप CV का फॉर्मेट जो मैंने लिंक दिया वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप उसमें मैनेज की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है अपलोड करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देनी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक जुनेद वी आर डन हियर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। जी जुनेद। जी अमार भाई, आपका बेहद शुक्रिया। लास्ट पे मैं चाहूँगा कि कोई टेक होम मैसेज हो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स को देना चाहें या अग्रेरियन कम्युनिटी को देना चाहें। यार टेक होम मैसेज जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जॉब जो है ना वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है मेरे ख्याल से। सबसे पहले हम्म। ज़ाहिर बात है डिग्री और जो आपके रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए उस पर डिपेंड करती है। सेकंड डिपेंड करती है आपकी लक पे कि आप लकी कितने हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ डिपेंड करती है आप मेहनत कितनी करते हैं उस पे, उसको गेन करने के लिए। तो जो तीसरा फैक्टर है ना मेहनत का, उसका कोई भी तोड़ नहीं है, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। लक बंदे की जो होती है वो कभी बंदा लकी होता है, किसी दिन लकी नहीं होता। कोई पोजीशन आपके लिए लकी साबित होती है, किसी दिन नहीं होती। तो बेहतर ये होता है कि आप मेहनत इतनी करो कि लक को कहना पड़े कि यार इस बंदे की लक लगानी पड़नी। समझ रहे हो? जबरदस्त। तो हाँ मैंने हाँ। तुम्हें बताया कि मैंने 199 प्लस पोजीशंस पे अप्लाई किया, 2 की मुझे इंटरव्यू कॉल आई, दोनों में मैं सिलेक्ट हो गया। तो इससे हम्म। ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। 6 माह मैं ताइवान में रहा हूँ और 6 माह में मैंने इतनी पोजीशंस पे अप्लाई किया, मैंने आपको बताया। तो ये जबरदस्त। सारी चीज़ें जितना भी एक्सपीरियंस है या कुछ भी मैंने देखा है स्कॉलरशिप गाइडलाइंस के हवाले से, इसी वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि किसी को कोई ज़रूरत है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। और चल। मेजर सिलेक्शन की बात चल रही थी, उसपे मैं एक कमेंट करना चाहूँगा कि यार देखो, अभी जैसे जुनैद आपका मेजर मेरे ख्याल से एक्सटेंशन है, एम आई राइट? जी जी। मेरा जी है जी सॉइल बिल्कुल। साइंस, ठीक है। मैं सॉइल साइंस में मेजर में पढ़ के सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में मेरी रिसर्च है, अब आके मैं आगे प्योर माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो मेजर मेरा कहाँ गया? समझ रहे हो बात? अगर आप बेसिक एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हो ना, तो और आपका मेजर कोई भी आप सेलेक्ट करते हो, उसमें मेहनत करो, लक आपके साथ आ जाएगी और जॉब की हम्म। गारंटी रहेगी। आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर जॉब देने वाले बन जाओगे। जबरदस्त। अमार भाई, ये नवीद अरशाद भाई ने कमेंट किया, कहते हैं वेल प्रिपेयर्ड एंड बेस्ट एक्सप्लेन्ड अमार तुफैल। या थैंक यू नवीद भाई, बहुत शुक्रिया। और अमार भाई, मैं भी चाहूँगा कि कोई भी आपका इनिशिएटिव लेना हो, जितनी कंट्रीब्यूशन हम उसमें कर सकते हुए हम अपने एंड पे लाजमी करेंगे। तो आप जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी इनिशिएटिव हो तो लाजमी बताइएगा।
बड़े भाई होने की हैसियत से, सीनियर होने की हैसियत से, तो इंशाल्लाह हम जितनी इनपुट उसमें दे सके वो लाजमी देंगे। और आपसे मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम मैनेज किया, इतनी ज़बरदस्त जो है हमारी ऑडियंस को आपने इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो दिया, और फ्यूचर कोशिश करेंगे हम कि फ्यूचर में भी आपके इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं या लेक्चर्स हैं उसको हम अपनी ऑडियंस तक जो है ना वो पहुंचाएं। तो आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।